गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अमीन्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव आपने अच्छे से कवर कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिए और अब बात आती है अमीन्स। तो अमीन्स में अमाइड हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अमाइड्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके थे एसिड डेरिवेटिव के साथ। बट अमीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। अमीन्स में बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो वो पार्ट भी हम कवर करने वाले हैं। एंड अमीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डायजो कंपाउंड्स और डाई फॉर्मेशन। ठीक है, तो डाई फॉर्मेशन वाला पार्ट भी हमें थोड़ा डिटेल में करना है। तो फिनोल में थोड़ा सा डाई के बारे में हमने पढ़ा था कि जो डायजोनियम सॉल्ट बनते हैं, डायजोनियम सॉल्ट से आगे कलर्ड डाइज कैसे बनती हैं, बट उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के बाद जो चैप्टर थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया है ना, पॉलीमर्स, तो वो थोड़े डिफरेंट टाइप के, मतलब मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इस चैप्टर पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं एंड चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, यस। सो यस, अब सबसे पहले हमारे सामने क्या आया, एक फ्रॉग। ठीक है, तो ये मेंढक हमारे किस काम का है? तो ये मेंढक में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक पॉइजन रहता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइजन डार्ट फ्रॉग। और ये बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है ये। ठीक है, एंड इसका पॉइजन इतना खतरनाक है, इट कॉजेज पैरालिसिस एंड डेथ थ्रू सफोकेशन। तो वो जो आपका टॉक्सिन है वो नाइट्रोजन कंपाउंड है, वो एक अमीन है एक तरह का। तो जस्ट आपको बताने के लिए कि अमीन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी वेरी नेस्टी एट टाइम्स। चलिए, तो नेमिंग की बात करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर देखिए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन तीनों फंक्शनल आइसोमर्स कंसीडर किए जाते हैं। ऐसा मत सोचना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सर हैं तो अमीन, तो शायद चेन आइसोमर होंगे या पोजीशन आइसोमर होंगे। नो, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कभी भी अगर आइसोमरिज्म के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाए। देन तो अमीन्स में भी नेमिंग में क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो। ठीक है, तो ये 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेनामीन, लास्ट में आपका अमीन आ जाएगा। ये साइक्लोहेक्सेनामीन, यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री अमीन है, मतलब दोनों तरफ अल्काइल है। तो जो लंबी चेन है वो मेन चेन हो जाएगी। तो 1 2 2 कार्बन की मेन चेन है और एन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा, तो एन मिथाइल पहले मेंशन करना है। तो एन मिथाइल, बस फिर आगे का नाम, 2 कार्बन की चेन है तो इथेनामीन। यहाँ पर क्या, इधर भी सेम चेन है, इधर भी सेम चेन है, तो किसी भी एक को प्रिंसिपल चेन ले लो। 2 कार्बन की है तो ये क्या आ जाएगा, एन इथाइल, तो एन इथाइल इथेनामीन। और ये एन से तीनों तरफ क्या लगे आपके, इथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 2 ब्रांचेस आ जाएंगी और एक आपकी मेन चेन आ जाएगी। तो एन कॉमा एन डाई इथाइल, क्योंकि एन के ऊपर 2 इथाइल लगे हैं, तो एन कॉमा एन, क्योंकि दोनों एन पे लगे हैं तो लोकेंट जो है आपका एन है, तो एन कॉमा एन डाई इथाइल इथेनामीन। ठीक है, और 1 2, देखो अब OH और NH2 में OH इज द हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, तो हम OH को फंक्शन ग्रुप रखेंगे तो O लाएगा। तो 2 पे क्या लगा है, अमीनो, तो 2 अमीनो इथेनॉल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसा होता है ना, तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए। एंड हिट्रोसाइक्लिक अमीन्स के कॉमन नेम्स देखिए, पायरोल पता होना चाहिए आपको, पायरेजोल, पायरेजोल में आपके 2 नाइट्रोजन, आपके इकट्ठे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है। देन इमिडेजोल में नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं है, ये कैसे 1 3 पे है। और इंडोल, तो इंडोल ये स्ट्रक्चर काफी कॉमनली देखा जाता है क्योंकि ये भी एरोमेटिक है, दोनों रिंग्स एरोमेटिक हैं। ये बेंजीन रिंग हो गया और दूसरा पे देखेंगे तो 2 4 और 6, तो दूसरा रिंग भी एरोमेटिक है। तो दूसरा रिंग एरोमेटिक होने की वजह से ये वाला जो लोन पेयर है, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर रेजोनेंस। ये वाला लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। सो क्या बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया शायद। हाँ, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस में तो अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये वाला लोन पेयर बेसिक नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही ये वाला लोन पेयर भी एरोमेटिसिटी में रिस्पॉन्सिबल है, तो बेसिक नहीं होगा। पर ये ऊपर वाला जो लोन पेयर है, यस, ये वाला बेसिक होगा। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बेसिसिटी कैसे आप डिफाइन करेंगे। ये पिरिडीन आ गया, पाइरिडीजेजिन, ठीक है, एंड पिरिमिडीन, क्विनोलिन। नाउ राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपके अपने पढ़ाई के लिए जो आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसमें से आईयूपैक नेमिंग तो अच्छे से रिवाइज कर ही सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। तो अमीन में, अमीन बेसिकली क्या है, अमोनिया की डेरिवेटिव है।
अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर था और 3 बॉन्ड थे, और अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी थी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल आता था 107 डिग्री का। अब आप एक H हटा के R लगा लोगे तो वो RNH2 बन जाएगा। तो बात तो घुमा फिरा के वही रही, ज्योमेट्री तो आपकी टेट्राहेड्रल है पर शेप क्या है, शेप पिरामिडल है। तो ज्योमेट्री तो होती है कि भी 4 ग्रुप्स उसके पास हैं, सेंट्रल एटम के पास 4 ग्रुप हैं। अब चाहे उनमें से एक लोन पेयर था और बाकी सिग्मा बॉन्ड थे, पर द पॉइंट इज 4 ग्रुप थे, तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। बट क्योंकि लोन पेयर को शेप में कंसीडर नहीं करते, तो अगर आप शेप की बात करेंगे तो सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये आपका पिरामिडल शेप आएगी। ओके, तो अमीन्स आर मॉडरेटली पोलर सब्सटेंसेस, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन आपकी एसिडिक होती है, पता ना आपको, इसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, जो नाइट्रोजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ी होती है। तो अमीन्स आर मॉडरेटली पोलर सब्सटेंसेस, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना। RNH2 में ये R ग्रुप जैसे बड़ा होता चला जाएगा, तो आपको पता है एलिफेटिक पार्ट बड़ा होगा तो पानी में सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो जो लोअर मास एलिफेटिक अमीन्स होती हैं वो सॉल्युबल होती है पानी में, एज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स आर लेसर देन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल की एच बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन के साथ एच बॉन्डिंग नाइट्रोजन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स देखिए, अमंग आइसोमेरिक अमीन्स 1 डिग्री का ज्यादा होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अमीन में ये आपका RNH2 है, मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन है मेरे पास जो एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, पर 2 डिग्री अमीन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो एच बॉन्डिंग कर सकता है, तो लेसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और 3 डिग्री अमीन में कोई हाइड्रोजन ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो 1 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। राइट, क्लियर है ये? चलिए, तो ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज कि ये कंपैरिजन 1 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अमीन, देखिए तो 1 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर है ना, अमीन का थोड़ा कम है, क्योंकि अमीन की एच बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी अल्कोहल की होती है। 2 डिग्री की और भी कम होगी, 3 डिग्री का और भी कम हो गया, और नॉर्मल अल्केन का तो काफी कम है। अब क्योंकि नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो थोड़ी सी डाइपोल डाइपोल तो आएगी ना। 3 डिग्री अमीन में एच बॉन्डिंग नहीं होगी, पर एटलीस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस तो आएंगी, तो इसलिए नॉर्मल अल्केन से तो वो बेटर ही रहेगा। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अमीन तो आपको मैंने बताई दिया अभी कि पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजन इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? अभी देखिए ये 3 बॉन्ड इस तरह से और लोन पेयर ऊपर है, अब इसको पलट दीजिए, है ना, बिल्कुल ये जो लोन पेयर ऊपर था ये बिल्कुल नीचे कर दीजिए, इसको बिल्कुल 180 पे फ्लिप मार दो, तो दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन इन्वर्जन। तो अब मुझे बताइए, क्या ये नाइट्रोजन कायरल है? अभी नॉर्मल जब आप कायरल की डेफिनेशन देते हैं तो क्या बोलते हैं? एक सेंट्रल एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो। तो कायरलिटी सिर्फ कार्बन के लिए ही तो नहीं होती, नाइट्रोजन भी कायरल हो जाता है। तो नाइट्रोजन यहां पर 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, यस, एक लोन पेयर है और बाकी 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो यस, एक 3 डिग्री अमीन जो कि 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा वो कायरल तो होता है, बट उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 होती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, कायरल तो है पर ऑप्टिकल एक्टिविटी 0। हमने तो पढ़ा था कि अगर एक सिंगल कायरल सेंटर हो तो ऑप्टिकल एक्टिव जरूर होता है, यस। बट ये भाई साहब ऑप्टिकल एक्टिविटी इनकी 0 होती है, मतलब ये इसके जो एनेंशियोमर बनते हैं उनको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नाइट्रोजन इन्वर्जन होता है। क्या होता है उसमें? देखो ये आपके पास अमीन आ गई, कायरल है, जब ये पलटा मारेगा, फ्लिप करेगा, तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो अभी आपका पहले लोन पे राइट साइड में था, अब वो लेफ्ट साइड में आ गया। तो ये जो इन्वर्जन है ये इतना रैपिड होता रहता है कि अगर आप देखेंगे ये दो आपस में हैं क्या, ये दो एनेंशियोमर हैं, क्योंकि इसकी मिरर इमेज हुई ना, ये दोनों आपस में मिरर इमेज हुए। तो मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो एनेंशियोमर है वो अपनी मिरर इमेज में फ्लिप करता जा रहा है, फ्लिप करके मतलब मिरर इमेज बना दे रहा है, राइट। तो एक एनेंशियोमर दूसरे एनेंशियोमर के साथ इक्विलिब्रियम में है। ये आपने वैसे सुना नहीं होगा वैसे पहले कि एक एनेंशियोमर दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, यस, पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, एक से दूसरे में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। और ये रिंग फ्लिपिंग इतनी फास्ट होती है कि ओवरऑल अगर आप एक्टिविटी देखेंगे सॉल्यूशन की तो कि दोनों प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, तो फिर नेट एक्टिविटी क्या आ जाएगी? 0। तो ऐसा नहीं कि कायरल नहीं था, कायरल सेंटर था, पर फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ पाई क्योंकि नाइट्रोजन इन्वर्जन हो रहा था। तो इज देयर एनी वे जिससे हम इस नाइट्रोजन इन्वर्जन को रोक सकें? यस, अगर नाइट्रोजन किसी रिंग का पार्ट हो
तब वो उतना इन्वर्जन नहीं कर पाता, तो नाइट्रोजन इन्वर्जन कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि ऐसे कायरल नाइट्रोजन कंपाउंड्स की भी ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होती है नाइट्रोजन इन्वर्जन की वजह से। अब पर यहां पर देखिए, अब ये वाला केस है, यहां पर नाइट्रोजन 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है और कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इन्वर्जन होने के लिए लोन पेयर चाहिए था। तो यहां पर ये नाइट्रोजन कायरल भी है और इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव भी है, मतलब इसके एनेंटियोमर भी बनाए जा पाएंगे और रिजॉल्व भी हो पाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इन्वर्जन के लिए लोन पेयर का होना जरूरी था। नेक्स्ट कम्स द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। देखिए, अमीन्स के पास एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, तो इसलिए वो बेसिक होते हैं। तो दे आर रिलेटिवली वीक बेस, बट पानी से बेटर ही हैं। ठीक है, और बेसिसिटी बढ़ती है जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगते जाते हैं। अब इसका आप एज एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे तो RNH2 अगर H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो RNH3 पॉजिटिव दैट इज अल्काइल अमीनियम आयन बनाएगा, और ये रिएक्शन जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए मतलब उतना ही अच्छा बेस है, मतलब उसका Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा बेस होगा ये। तो अगर Kb हायर होगा तो उसके कॉन्जुगेट का Ka क्या होगा, लोअर होगा, क्योंकि Kb बढ़ेगा तो कॉन्जुगेट एसिड का मतलब बेस का Kb अगर बढ़ेगा तो उसके कॉन्जुगेट एसिड का Ka घटेगा। ओके, तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू pKa, क्योंकि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू pKa, तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू pKa ऑफ किसका, उसके कॉन्जुगेट एसिड का। ठीक है, तो बेसिसिटी अगर आप गैस फेज में देखेंगे, गैस फेज में क्या होता है ना, गैस फेज में वाटर तो है नहीं, तो पानी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो 1 डिग्री अमीन में एक डोनेटिंग ग्रुप था, 2 डिग्री में 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं, और 3 डिग्री में 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगते जाएंगे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो गैसियस फेज में अगर आप बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, तो दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर इन द गैसियस फेज। बट इफ यू टॉक अबाउट द एक्वस मीडियम तो बेसिसिटी का ऑर्डर काफी चेंज हो जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। देन अराइल अमीन्स आर मच वीकर बेसिस देन अल्काइल अमीन, मतलब बेंजीन रिंग के लगने से बेसिसिटी काफी घट जाती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर देखिए यहां पर ये जो एनिलीन में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब अवेलेबल नहीं है वो डोनेशन के लिए, तो अवेलेबल नहीं है तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। राइट, ठीक है, तो बेसिसिटी इस पे डिपेंड करती है कि लोन पेयर है और अवेलेबल भी है, क्योंकि होता तो बहुतों के पास है पर देता कोई कोई है, तो जो दे देगा लोन पेयर दैट विल बी बेसिक। तो चलिए हिट्रोसाइक्लिक अमीन्स की बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हम काफी डिटेल में कर ही रहे हैं इस चैप्टर को, पूरे डिटेल थ्योरी नोट से कवर कर रहे हैं। तो एक नॉन एरोमेटिक हिट्रोसाइक्लिक अमीन्स हैव बेसिसिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एसाइक्लिक अमीन्स। ओके, नॉन एरोमेटिक हिट्रोसाइक्लिक अमीन्स, ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, जैसे देखिए मतलब उनका नॉर्मल ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन अमीन्स के बराबर ही होता है, कंपेरेबल होता है। जैसे ये एक ओपन चेन अमीन है, ये भाई साहब साइक्लिक है, ये वाले भाई साहब साइक्लिक हैं, बट साइक्लिक तो है पर एरोमेटिक तो नहीं है ना, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो फिर इनकी बेसिसिटी जो है वो ओपन चेन अमीन्स के कंपेरेबल होगी, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर अवेलेबल है, इसके पास भी अवेलेबल है, इसके पास भी अवेलेबल है, और ये तीनों ही 2 डिग्री अमीन्स हैं, तो इनकी बेसिसिटीज आर कंपेरेबल। राइट, बट अगर आप एरोमेटिक में देखें, अब देखो एनिलीन का एग्जांपल तो आपको मैंने दे दिया, बट अगर पीरिडीन का आप एग्जांपल लें तो पीरिडीन में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड से ही पूरे हो गए, मतलब एरोमेटिसिटी जो आनी थी वो इन 3 डबल बॉन्ड से ही आ गई, मतलब ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का ये अवेलेबल है। ठीक है, दिस लोन पेयर इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर डोनेशन, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के कैसा रहता है, मतलब p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर रहता है, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं रहता, ये अवेलेबल रहता है। अब जैसे यहां पर 2 नाइट्रोजन है तो दोनों के ही लोन पेयर अवेलेबल है, तो बेसिसिटी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि 2 नाइट्रोजन थे और दोनों के लोन पेयर अवेलेबल भी हैं। इस नाइट्रोजन की बेसिसिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है डीलोकलाइज है, मतलब एरोमेटिसिटी में है। एक होता है सिर्फ डीलोकलाइज होना और एक होता है एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जनाब एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उस लोन पेयर को काउंट करने पे ही आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। यहां पर ये वाला लोन पेयर नहीं, ये अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि जो आपका एरोमेटिसिटी है वो पाई बॉन्ड से ही सेटिस्फाई हो जा रही है, कंप्लीट हो जा रही है, लोन पेयर एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो दिस लोन पेयर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर डोनेशन। ठीक है,
ये वाला भी अवेलेबल है, ये वाला भी अवेलेबल है, ठीक है। ये वाला लोन पेयर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी, राइट। फॉर का टांग उठा के ले गया बेचारा ये साथ में नीचे। देखिए, अमीन्स वर्सेस अमाइड्स, यार अमीन्स आर मच मोर बेसिक, क्योंकि अमाइड में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में है, तो अमाइड आर लेस बेसिक देन अमीन्स। देन SIR इफेक्ट, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट इन अराइल अमीन। देखिए, अब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस कर पा रहा है बेंजीन के साथ, क्योंकि ये नाइट्रोजन और ये बेंजीन सेम प्लेन में है। अगर किसी तरह से इस नाइट्रोजन को मैं बेंजीन के प्लेन से बाहर ले जाऊं, ठीक है, मतलब ये बेंजीन है और ये वाला आपका नाइट्रोजन है, सेम प्लेन में तो रेजोनेंस कर रहे हैं। अगर नाइट्रोजन वाला ग्रुप प्लेन से बाहर चला जाए, आउट ऑफ द प्लेन चला जाए, तो वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो उसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होगा, तो ज्यादा बेसिसिटी आएगी। तो जब इसके बगल में आप बल्की ग्रुप लगा देंगे तो बल्की ग्रुप से क्या हो जाएगा, तीनों ग्रुप के बीच में इतनी हिंड्रेंस आएगी, इतनी रिपल्शन आएगी कि तीनों सेम प्लेन में नहीं रह पाएंगे, थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन जाना ही पड़ेगा। तो ये NH2 भी थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जिससे अब ये लोन पेयर उतने अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बेसिसिटी बढ़ी। और बल्कि ग्रुप लगाओगे तो स्टेरिक इनहिबिशन और ज़्यादा आएगी। तो दिस इज हाउ द SIR इफेक्ट कैन इंक्रीज द बेसिसिटी। देन द ऑर्थो एंड पैरा इफेक्ट्स। ऑर्थो इफेक्ट के बारे में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर टू देयर मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। देखिए, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज अ वीकर बेस देन नॉर्मल एनिलीन। तो ऑर्थो इफेक्ट में ऐसा समझ लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ये एसिडिटी बढ़ाता था, पर एनिलीन में ये बेसिसिटी घटाता है। तो ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी बढ़ाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट घटाता है बेसिसिटी एनिलीन में, ठीक है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन नॉर्मल एनिलीन से वीकर होती है एज ए बेस, और पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन स्ट्रॉन्गर होती है। तो फ्रंट में पैरा आ जाएगा, ऑर्थो सबसे पीछे चला जाएगा, मेटा बीच में आ जाएगा। तो जनरली आपको पैरा मेटा ऑर्थो ये वाला ऑर्डर मिलेगा। देखो, अब यहाँ पे ये ऑर्थो वाला जो है ये पीछे जाएगा, और जो पैरा वाला है वो आपका आगे आ जाएगा। अब बात आती है ये मेटा पे। मेटा पे क्या है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है तो थोड़ा बहुत डोनेट करके कुछ तो फायदा करेगा, डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी बढ़ाता है, तो बी उसके बाद आ गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सी पैरा वाला, उसके बाद आपका मेटा आ गया, और ये जो डी है ये थोड़ा पीछे आ गया क्योंकि जस्ट एनिलीन है। पर हमने बोला कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो होता है वो एनिलीन से भी वीक बेस होता है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और भी पीछे चला गया। तो ये बस पॉइंट अगर दो आप अंति से याद कर लें तो इसके बेसिस पे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आराम से बेसिसिटी वाले हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड सबसे पीछे चला गया, और जो पैरा वाला था आपका, ठीक है, अभी नॉर्मली आपका आ गया ना था पैरा सब्स्टिट्यूटेड। अब देखो, इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है, चलो इन तीनों में करते हैं। अब इन तीनों में दो में आपके बेंजीन रहेंगे, पर तीसरे में तो भाई साहब बेंजीन नहीं है, तो ये तो बहुत बेसिक होगा ना ये। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर टोटली अवेलेबल है, बाकी तीन में एनिलीन है पर ये वाला नहीं है एनिलीन, तो ये सबसे आगे, बिकॉज दिस इज नॉट एनिलीन डेरिवेटिव। तो ये मत बोल देना सर ऑर्थो पैरा वाला, सर वो वाला जो फंडा था बेटा वो एनिलीन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए था, दिस इज साइक्लोहेक्साइलअमीन, तो ये सबसे आगे आ जाएगा, तो ये तो अलग ही हो गया। आपको BCA में कंपेयर करना है, तो देखिए BCA में क्या है, ऑर्थो वाला पीछे रहता है तो ऑर्थो वाला पीछे आ गया। अब इन दोनों में मेटा और पैरा में नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपका स्ट्रांगली विड्रॉइंग, और पैरा पोजीशन पे उसका इंडक्टिव और मेसोमेरिक दोनों इफेक्ट लग रहे हैं। तो विड्रॉइंग इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी बढ़ाता है पर बेसिसिटी कम करेगा, तो सी आपका कम होना चाहिए, और मेटा पे आपका उतना स्ट्रांग विड्रॉइंग नहीं लग रहा है। पर अब आप बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि पैरा वाला जो है नॉर्मल एनिलीन से बेटर होता है। हाँ, पर नॉर्मल एनिलीन कहाँ है यहाँ पे, नॉर्मल एनिलीन नहीं है ना, आप मेटा और पैरा को कंपेयर कर रहे हो, नॉर्मल एनिलीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इनकी बेसिसिटी घटा रहा है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप बेसिसिटी घटा रहा है। तो आप बोलोगे सर चलो ठीक है, फिर भी अगर हम एनिलीन को भी ले लें, मान लीजिए हम एनिलीन ले लेते हैं, तो क्या होगा, तब भी ये रहेगा ऑर्डर, एनिलीन ऑर्थो वाले से क्या होगी, बेटर होगी, ठीक है। ऑर्थो वाले के तो सबसे पीछे आना है, एनिलीन उससे बेटर होगा, और पैरा वाले से भी बेटर होगा क्योंकि स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है।
तो ये आपके ऑर्थो पैरा इफेक्ट जो है, इसको इतना भी रिजिड होके नहीं ले लेना है कि हर केस में यही कर देना है, ब्लाइंडली नहीं करना है। ये एक जनरल केसेस के लिए है। कुछ केसेस में जब ग्रुप बड़े स्ट्रांग होते हैं या इफेक्ट बड़े स्ट्रांग होते हैं, तब ये नहीं भी काम करता है। तो इसीलिए ये जो शॉर्टकट होता है ना, ऑर्थो इफेक्ट, पैरा इफेक्ट, ये ऐसा करता है वैसा करता है, दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू। यू कैन नॉट जनरलाइज देम कि आपने वही एक फंडा सब जगह लगाना स्टार्ट कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा काम। इसलिए आप जितने ज़्यादा केसेस खुद सॉल्व करेंगे, आंसर्स वेरीफाई करेंगे, पी के वैल्यूज के साथ चेक करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। देन हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट, sp3 ज़्यादा बेसिक होता है, sp2 से कम होता है, sp और भी कम होता है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन आपका sp3 था, यहाँ पर नाइट्रोजन आपका sp2 है, तो उसके बेसिस पे बेसिसिटी का डिफरेंस आएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। फिर इन्वर्जन, अब देखो ये भी 3 डिग्री अमीन है और ये वाला भी 3 डिग्री अमीन है, पर ये वाला क्योंकि रिंग में है, ठीक है, तो यहां पर ना ये स्पेस अवेलेबल है। जब नाइट्रोजन रिंग का पार्ट होता है और 3 डिग्री अमीन है, तो क्या है, वो रिजिड सा स्ट्रक्चर है। यहां पर 3 ग्रुप जो है वो रिजिड नहीं है, वो काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल है, वो घूमते रहेंगे। तो H पॉजिटिव किसी भी एक तरफ से इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब ये लोन पेयर किसी एक तरफ ज्यादा स्पेस नहीं ले पाएगा, क्योंकि तीनों तरफ ग्रुप है और वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। रिजिड में क्या होता है, ये एक साइड को तो फिक्स हो गए, पर ये वाला फ्रंट जो पूरा खाली है, तो यहां से लोन पेयर पे अटैक किया जा सकता है। तो जो आपका रिजिड स्ट्रक्चर आता है 3 डिग्री में, वो बेटर होता है। और दूसरा, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा, यहां पर इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन कैसे, लोन पेयर कभी इस तरफ है, कभी इस तरफ है, कभी इस तरफ है, कभी इस तरफ है, तो आप तो ढूंढते रह जाओगे, है ना। तो ड्यू टू नाइट्रोजन इन्वर्जन लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये वाला भी 3 डिग्री था, ये वाला भी 3 डिग्री था, पर नाइट्रोजन इन्वर्जन की वजह से इन जनाब की बेसिसिटी कम हो गई। देन ब्रेड्स रूल, कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे, ठीक है, देखिए जैसे कि ये वाला आपका ब्रिज बना हुआ है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये ब्रिज हेड पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रिज कहाँ बना है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में, तो ये कार्बन और ये नाइट्रोजन ब्रिज हेड पोजीशन है। ब्रेट रूल बोलता है कि अगर रिंग का साइज 8 कार्बन से छोटा है, तो उसमें ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं आता। मतलब अगर आप इस तरह की रेजोनेंस करते हैं, तो उससे यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। ब्रिज हेड कार्बन पे या एटम्स पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा जब तक कि रिंग कम से कम 8 कार्बन का ना हो। तो ये रिंग 8 कार्बन का तो नहीं है, मतलब 8 मेंबर्ड नहीं है ना, ये कार्बन भी छोड़ो, मतलब 8 मेंबर्ड रिंग नहीं है, तो इस तरह की रेजोनेंस नहीं हो सकती। बट यहाँ पे यहाँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रिज कंपाउंड नहीं है। ओके, समझ आया। तो मतलब ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में था, तो ये लेस अवेलेबल हुआ, तो लेस बेसिक हुआ। बट ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रेट रूल बोलता है नहीं करना है, तो ज़्यादा अवेलेबल होगा, ज़्यादा अवेलेबल होगा तो मतलब डोनेट किया जा सकता, तो मोर बेसिक हो जाएगा। तो ब्रेट रूल भी बेसिसिटी को अफेक्ट करता है। इंटरेस्टिंग। देन अरेंज द फॉलोइंग, अच्छा चलो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये मैंने जस्ट इसलिए दिए थे कि ये मैंने डेटा निकाल के कि किस किस का पी के वैल्यू कितना है उसके बेसिस पे, बट नहीं, इसको भी याद मत करना है, तो और दिमाग का कचरा हो जाएगा तुम्हारा। ये रेगुलर कोर्स के लिए ही बेटर रहेगा। अब बात आती है कि एक्वस मीडियम में बेसिसिटी कैसे होती है। गैसेस का तो आपने पढ़ लिया, गैसेस में तो सिंपल है, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर आके आपका अमोनिया। एक्वस मीडियम में क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, जब आप अमोनिया को पानी में डालते हैं तो वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि पानी एसिड की तरह काम करेगा, अमोनिया बेस की तरह काम करेगा, या जो अमीन है वो बेस की तरह काम करेगी और वाटर एज एसिड की तरह काम करेगा। नाउ व्हेन वी सी द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर, व्हाट वी गेट इज NH4 पॉजिटिव, या आप बोल दीजिए कि सर NH4OH बनता है, ठीक है, OH नेगेटिव को हटा लो, ये आपका बन गया NH4 पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ, यहाँ रिएक्शन में ये बेस का काम कर रहा है और वाटर एसिड का काम कर रहा है। बेटा अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा तो दिस मीन्स कि ये अच्छा बेस है। तो ये रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जाता है इस पे डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा बेस हुआ, ये होगा ना। और फॉरवर्ड में ज़्यादा तभी जाएगा अगर जो प्रोडक्ट बना है वो स्टेबल हो रहा है किसी तरीके से। तो प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा बनने का मतलब है इक्विलिब्रियम आपका राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब बेस स्ट्रॉन्गर है, अच्छा बेस है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका अमोनियम आयन है, इसके पास चारों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हैं, तो वो H बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें अच्छी खासी H बॉन्डिंग हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये H बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा। यस, तो ये जनाब जो है कॉन्जुगेट एसिड, ये अच्छा खासा स्टेबल हो गए H बॉन्डिंग से। तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा बेस उतना अच्छा।
डन। तो अमोनिया में अमोनियम बन रहा है, उसमें 4 H बॉन्डिंग हो रही है। अब अगर आप 1 डिग्री लेंगे, RNH2 लेते हो, तो ये बनाएगा RNH3 पॉजिटिव, उसमें 3 हाइड्रोजन है जो H बॉन्डिंग कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप R2NH लेते हो तो वो बनाएगा R2NH2 पॉजिटिव, उसमें 2 हाइड्रोजन है जो H बॉन्डिंग कर पाएंगे, और 3 डिग्री में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचेगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज, जब आप अमोनिया से RNH2 पे जाते हैं तो R ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट तो बेसिसिटी को बढ़ाता है, पर ये जो कॉन्जुगेट एसिड है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएंगे जो H बॉन्डिंग करेंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी। तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी तो क्या होगा, उसका क्या होगा, बेसिसिटी कम होगी ना। तो यार गलत बात हो रही है ना। एक तरफ आप बोल रहे हो सर R ग्रुप लगाने से या डोनेटिंग ग्रुप लगाने से बेसिसिटी बढ़ती है, बट जब आप R ग्रुप लगाओगे तो H हटा के लगाओगे ना, तो कोरिस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड जो बना वो इतनी अच्छी H बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, तो यहां मामला खराब हो रहा है। तो जैसे आप 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री की तरफ जाते हो, इंडक्टिव इफेक्ट तो बेसिसिटी बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में वो बेसिसिटी को घटा रही है। तो एक इफेक्ट बढ़ाने की ट्राई कर रहा है और एक घटाने की ट्राई कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, बेसिसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये कहानी डिपेंड करेगी कि भैया ये जो हाइड्रेशन हो रही है ये कितनी इफेक्टिव हो रही है। तो जो अल्काइल ग्रुप आप लगा रहे हो वो छोटे हैं बड़े हैं कैसे हैं, है ना। तो हाइड्रेशन कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है वो सारी चीजें। तो बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम इज ए रिजल्टेंट ऑफ 2 फैक्टर्स, सॉल्वेशन कितनी अच्छी हुई और इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए अलग अलग साइज के अल्काइल ग्रुप्स के साथ ऑर्डर अलग अलग आता है। जैसे मिथाइल अमीन अगर आप लेंगे तो उसमें 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री मतलब 213, ठीक है, मिथाइल के लिए याद रखना है 213। और इथाइल अमीन्स अगर आप लेंगे तो 231। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर 3, फिर 1 और लास्ट में अमोनिया। तो ये है मिथाइल के लिए 213 और इथाइल के लिए 231, ठीक है। चलिए ये आपके क्वेश्चन आगे, गैस फेज में बेसिसिटी। तो गैस फेज में सिंपल डोनेटिंग ग्रुप कितने ज्यादा लगे हुए हैं यही आपको देखना है, नथिंग एल्स, ठीक है। फिर ये वाला ऑर्डर आपको मैंने पहले पढ़ाया भी है। अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं, देखो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है, फ्लोरीन के पास भी है, बट कार्बन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो दे भी देगा, पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की तरफ जब आप चलेंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी, डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, तो बेसिसिटी घटती जाएगी, ठीक है। यहां पर एक नाइट्रोजन है, यहां पर 3 है, तो ऑब्वियसली बात है यार ये 3 वाला बहुत ज्यादा बेसिक होगा। ओके, क्लियर है ये। चलिए, तो आई थिंक बेसिसिटी वाला पार्ट हमने थोड़ा कवर तो कर ही लिया, थोड़ा क्या ठीक ही कवर कर लिया। नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स की रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए, तो प्रेपरेशन ऑफ अमीन एसएन रिएक्शन के थ्रू, बेटा जब अमोनिया को आरएक्स के साथ ट्रीट करते हैं तो अमोनिया का नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एक्स को बाहर निकालेगा और ये RNH3 पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, पहले ये बनेगा सॉल्ट, फिर उसको थोड़ा सा हीट करने पे या बेस से ट्रीट करने पे HX निकल जाता है, मतलब यहाँ का H और यहाँ का एक X, HX निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले अटैक होगा और RNH3 पॉजिटिव एक्स नेगेटिव बनेगा, फिर फर्दर अल्कलाइन मीडियम यहाँ से H उठाएगा और यहाँ से X, तो मतलब आप ये बोल दीजिए कि HX निकल गया, ओके। तो ये बन गया आपका RNH2। अब अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये फिर से RX के ऊपर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो फिर X को निकालेगा, मतलब HX फिर से निकल जाएंगे, तो R2NH 2 डिग्री अमीन, फिर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फिर अटैक करेगा R3N, अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फिर अटैक करेगा R4N पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। तो जब आप इसका RX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 1 डिग्री मीन, 2 डिग्री मीन, 3 डिग्री मीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये चारों मिलते हैं, मिक्सचर मिल जाता है। दिस इज नॉट अ गुड रिएक्शन, आपको मिक्सचर मिल रहा है, आप मे भी एक चीज बनाना चाहते थे पर आपको मिक्सचर मिल गया। तो ड्यू टू मल्टीपल अल्काइलेशंस ये मेथड जो है ये बड़ा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसकी बड़ी लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। तो मल्टीपल अल्काइलेशन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, देखिए अगर आप अमोनिया एक्सेस में लेंगे, करता रहेगा अटैक, करता रहेगा करता रहेगा, तो आपको क्या बनेगा, अमोनिया एक्सेस में लेने से क्या होगा, आपको 1 डिग्री मीन ही बनेगा, ठीक है। क्यों,
क्योंकि ये जो 1 डिग्री अमीन बनेगा, अब आप बोलोगे सर ये भी तो अटैक कर सकता था RX के साथ। हाँ, पर क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है तो इसके पार्टिकल्स कम होंगे, अमोनिया के पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो RX के साथ किसका कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? अमोनिया की। तो अगर अमोनिया को आप हमेशा ही एक्सेस में मेंटेन करेंगे तो ये जनाब कोलाइड उतना नहीं कर पाएंगे RX के साथ जितना अमोनिया करेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड आपको जो बनेगा वो 1 डिग्री अमीन ही बनेगा। ऐसा नहीं कि 2 डिग्री नहीं बनेगा, बहुत स्लाइट बनेगा, बहुत कम। समझे? तो ये है। और अगर RX को एक्सेस में ले लोगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा आपका मेजॉरिटी में। नाउ अल्काइलेशन ऑफ अजाइड आयन एंड रिडक्शन। देखिए 1 डिग्री अमीन RX से बनाने का एक और भी तरीका है। तो RX को आप N3 नेगेटिव से ट्रीट करो। N3 नेगेटिव इज गुड न्यूक्लियोफाइल, तो N3 नेगेटिव अटैक करेगा, X हटाएगा और RN3 बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड अल्काइल अजाइड। और इसकी रिडक्शन करेंगे LAH के साथ तो बनता है RNH2। तो दैट इज अ गुड वे टू जनरेट RNH2। ठीक है। और एक और भी मैंने आपको बताया था, हमने वैसे अल्कोहल में पढ़ा था, कहता ना ROH को HNO2 से ट्रीट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो RN2 पॉजिटिव बनता है डायजोनियम, जो कि अनस्टेबल होता है, और इसमें से N2 निकल जाता है ना। तो ओह, उल्टा बोल दिया मैंने, ये RNH2 से अल्कोहल बनाने का तरीका था। हाँ सॉरी। ठीक है, अभी जरा जब बहुत लगातार बहुत स्पीड से बोलते रहते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि वर्ड्स निकल जाते हैं और बाद में पता लगता है अरे यार ये नहीं बोलना था, कुछ और बोलना था। ठीक है, तो ऐसा होता है जब सब कुछ लिखा होता है ना और बहुत स्पीड से रिवीजन हम कर रहे होते हैं तो हो जाता है ऐसी चीज़ें, फिर याद आता है नहीं 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 कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया था कहीं शायद। ठीक है, तो याद रखना, तो RX से RN3 बना सकते हैं अल्काइल अजाइड, और उसको LAH से रिड्यूस करके RNH2 बना सकते हैं। और जो अल्काइल एजाइड है उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे सोडियम अजाइड है NaN3, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस बनती है। और ये आपके जो एयरबैग्स होते हैं ना गाड़ियों में, तो उसमें से वो कैसे इन्फ्लेट कैसे करते हैं, उसमें अजाइड रखा होता है, और एक सेंसर के थ्रू जैसे इम्पैक्ट डिटेक्ट होता है कि हाँ यार गाड़ी में इम्पैक्ट आया है, तो अजाइड डिकम्पोज होगा और इमीडिएटली नाइट्रोजन गैस जनरेट करेगा, जो इतनी फास्ट एक्सपैंड करती है कि उससे वो एयरबैग आपका इन्फ्लेट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ 1 डिग्री अमीन्स बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। सेकंड, अवॉइड मल्टीपल अल्काइलेशन। ठीक है, मल्टीपल अल्काइलेशन जो पीछे हो रही थी ना कि 1 डिग्री भी बन रहा था, 2 डिग्री बन रहा था, 3 डिग्री और क्वार्टरनरी बन रहा था, वो इसमें नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा तरीका है 1 डिग्री अमीन बनाने का। देखिए पहले लिया हमने थैलिक एसिड, बेंजीन पे 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। थैलिक एसिड को अमोनिया से ट्रीट किया, तो आपको मैंने बताया था पहले यहाँ पर भी NH2 बन जाएगा, यहाँ पर भी NH2 बन जाएगा, फिर एक NH3 उड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका फिर थैलीमाइड। ये ओके, तो थैलीमाइड आ गया। हाँ, अब यहां से मेन कहानी स्टार्ट है। अब इस थैलीमाइड में ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, तो उसको आप अल्कलाइन मीडियम से ट्रीट करेंगे तो ये H पॉजिटिव लेके चला जाएगा और यहाँ N नेगेटिव बनेगा। नाउ ये N नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों तरफ डीलोकलाइज है। दैट इज राइट, बट फिर भी इट इज ठीक है, मैं नहीं बोल रहा बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। जैसे RCOO नेगेटिव भी तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, बस तो वैसा ये भी है। इट्स नॉट दैट बैड, तो इट्स ए गुड न्यूक्लियोफाइल। पर क्योंकि बल्कि है तो ये उसी पे अटैक कर पाएगा जो कॉम्पैक्ट होगा, छोटा होगा। तो अगर आप एक 1 डिग्री हैलाइड लेते हैं RX, तो ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल इस छोटे से RX पे अटैक करके X को बाहर निकालेगा और N के साथ R लग जाएगा यहाँ पे। तो ये SN2 मैकेनिज्म से होता है, क्योंकि आप एक न्यूक्लियोफाइल को 1 डिग्री हैलाइड पे अटैक करवा रहे हो, 1 डिग्री के साथ SN2 होगा तो NR बन गया, तो ये N अल्काइल थैलीमाइड बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब मैंने आपको बताया था CONHR का ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर OH आता है, यहाँ पे H आता है। तो ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे OH और नीचे H, यहाँ पर भी H और यहाँ पे OH, तो ये क्या बन जाएगा RNH2। तो RNH2 और यहाँ पर भी COH, मतलब थैलिक एसिड अलग हो गया और ये RNH2 अलग हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? अब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है, इसमें थोड़े से बाई प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, पर फिर भी कंपैरेटिवली ये बेटर तरीका है। और इसको अगर आप हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड डेफिनेटली टूटेगा
और ये हाइड्रोजन का जो नाइट्रोजन है ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ देगा, बॉन्ड टूटेगा, तो फर्दर कुछ इस तरह से बनके ये भी RNH2 बनाता है, 1 डिग्री में ये भी बना देगा। तो दिस इज अ डिफरेंट वे जहाँ पर आप इसको हाइड्रोजन से ट्रीट करते हो, और हाइड्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी एक कार्बोनिल पे अटैक करके ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। ओके, तो ये गैब्रियल थैलेमाइड तो सिर्फ 1 डिग्री के लिए होगा, और इसमें मल्टीपल अल्काइलेशंस नहीं होती, सिर्फ 1 डिग्री ही बनता है। नाउ राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर थैलेमाइड एंड आयन, अच्छा ठीक है यार, ये तुम कर लेना, ये तो बच्चों वाली चीज़ होगी। कंपेयर द एसिडिटी ऑफ थैलेमाइड बेंजामाइड, ये भी कर लेना। आउटलाइन सिंथेसिस ऑफ दिस यूजिंग गैब्रियल, तो गैब्रियल का कुछ नहीं है, देखो जो RNH2 आपने बनाना है वो वाला RX आपको लेना है बस, क्योंकि अल्काइल ग्रुप RX से आएगा, ठीक है। तो अगर आप बनाना चाह रहे हैं ये वाला अमीन, तो बेटा NH2 को हटाओ और यहाँ पे X लगा लो, तो ये वाला अल्काइल हैलाइड आपको यूज करना पड़ेगा थैलीमाइड आयन के साथ, पोटेशियम थैलीमाइड के साथ, बस, ठीक है। देन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ये आपको एरोमेटिक में पढ़ा चुका हूं मैं, नाइट्रो है ना, पहले नाइट्रो बनाया और 6 इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन होती है तो आपका एनिलीन बन जाता है। तो आप H2 मेटल भी यूज कर सकते हो, FeHCl भी यूज कर सकते हो, SnCl2HCl भी यूज कर सकते हो, LAH भी यूज कर सकते हो, राइट। LAH उतना अच्छा रिएजेंट नहीं है, उसके बाई प्रोडक्ट ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो वो मत यूज करना। FeHCl यूज करो, SnHCl यूज कर लो, या SnCl2HCl यूज कर लो, ठीक है, दे आर बेटर, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक यहां तक का किया जाए, एंड उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन थ्रू रिडक्टिव एमिनेशन को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। फिर कितना है, आई थिंक बहुत ज़्यादा उसके बाद नहीं है, प्रेपरेशन ऑफ अमीन थोड़े से हैं, फिर हॉफमैन डिग्रेडेशन दैट इज इंपॉर्टेंट, कर्टियस, फिर रिएक्शन ऑफ अमीन्स, ठीक है, यहाँ पर आपका कैरावाइल अमीन आ जाएगा, फिर असाइलेशन आ जाएगी, फिर आपका डायजोनियम सॉल्ट आ जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में आराम से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया, अब इसको अच्छे से बैठ के पढ़ो और लिख के प्रैक्टिस करो, जितना आप लिखेंगे, क्योंकि सारा मैकेनिज्म आपके सामने है, नोट्स आपके सामने हैं, तो जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें याद रहती हैं। जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि सर समझ तो आ रहा है हमें, बट वो चीज़ें रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे आप एग्जाम में, क्योंकि उस टाइम इतना प्रेशर होगा, तो वही चीज़ें याद रहेंगी जो बहुत स्ट्रांगली आपने समझी हैं, जो लिख लिख के समझी हैं, जो बिल्कुल दिमाग में घुस चुकी हैं, ठीक है। तो लिखिए, प्रैक्टिस करिए एंड अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए, बाय।